नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश में शराब माफियाओं का आतंक इस कदर है कि सत्ताधारी दल के विधायक को भी उन्होंने नहीं बख्शा और इन शराब माफियाओं की करतूत से विधायक इतना परेशान हो गए कि सीधे इस्तीफा देने की नौबत आ गई। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार की सांसें आज ऊपर नीचे हो गई क्योंकि पार्टी के एक विधायक अपना इस्तीफा लेकर मीडिया के सामने पहुंच गए। हालांकि कई घंटों की माथापच्ची और मान मनौवल के बाद विधायक को मना लिया गया, लेकिन यह पूरा पॉलिटिकल ड्रामा अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। ऐसे में आज चर्चा माननीय की माथापच्ची के इसी मुद्दे पर। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रेशर पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं है। पहले बीजेपी सरकार के भी कई विधायक इसी तरह से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे, तो कांग्रेस की इस सरकार में तो पहले दिन से ही जमकर प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। कभी बसपा विधायक रामबाई तो कभी निर्दलीय विधायक सुरेंद्र शेरा अपनी बात मनवाने के लिए खुलेआम नाराजगी दिखाते रहे, साथ ही साथ धमकी भी देते रहे। लेकिन आज की घटना में तो विधायक सीधे ही इस्तीफा लेकर पहुंच गए। सवाल यह है कि क्या वाकई विधायक शराब माफियाओं से इतना परेशान हो गए थे? अगर हां, तो फिर सरकार पर सवाल उठते हैं कि वो क्या कर रही है। अगर नहीं, तो क्या ये केवल सियासी ड्रामा था जिसमें विधायक अपनी मांग मनवाने में कामयाब रहे, या फिर कांग्रेस सरकार डैमेज कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही है? हालांकि दिन भर चले घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने धार के एसपी, कलेक्टर और आबकारी अधिकारी को हटाने की कवायद शुरू कर दी है। इस मुद्दे पर चर्चा करें उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। विधायक ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किलें। सरकार से नाराज होकर इस्तीफे की पेशकश। शराब माफियाओं से परेशान हुए विधायक। सरकार में मची खलबली, मंत्रियों ने मनाया। बंद कमरे में हुई सीएम से मुलाकात। मध्य प्रदेश कांग्रेस में शुक्रवार को जमकर पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। धार के धर्मपुरी से कांग्रेस विधायक पांचीलाल मीणा अपनी ही सरकार से नाराज होकर इस्तीफा देने भोपाल पहुंच गए। ये हालात बनते ही पूरी कांग्रेस में मानो खलबली मच गई। दरअसल विधायक पांचीलाल मीणा शराब ठेकेदारों द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने से नाराज थे। इसके बाद जब उन्होंने पुलिस में शिकायत की तो पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद वे अपना इस्तीफा लेकर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मिलने भोपाल आ गए। इसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी ऐलान कर दिया और जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाने लगे, वहां पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पहुंच गए और लगभग अपनी तरफ खींचते हुए विधायक मीणा को अपने साथ ले गए। उन्होंने विधायक को मीडिया से बात भी नहीं करने दी और अपनी इस हरकत पर उन्होंने मीडिया से कहा कि हम साथ में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से मिलने जा रहे हैं। मीणा मेरे मित्र हैं और मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। वो मेरा साथी है, मेरा भाई है, मेरे साथ इत्मीनान से जाएगा वो। मेरा नहीं, ये मेरा भाई है, कांग्रेस का साथी है, मेरा साथी है। इसके बाद विधायक मीणा मानस भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कमलनाथ और गृह मंत्री बाला बच्चन के साथ मंच पर भी नजर आए। यहां बाला बच्चन पर जब मीडिया ने सवालों की बौछार की तो केवल इतना जवाब आया कि कुछ कंफ्यूजन हो गया है, सब ठीक कर लिया जाएगा। कुछ नहीं, अभी सब चीजें आपको अभी बहुत जल्द क्लियर कर देते हैं। आखिरकार कमलनाथ के मंत्रियों बाला बच्चन और प्रद्युम्न सिंह तोमर ने नाराज विधायक मीणा की मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात करा दी। मुख्यमंत्री और नाराज विधायक के बीच करीब 30 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई। इसके बाद बताया जा रहा है कि नाराज विधायक को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मना लिया है।
सीएम से बातचीत के दौरान मेड़ा ने कलेक्टर और एसपी की कार्यशैली पर कड़ी आपत्ति जताई। विधायक ने अफसरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कोई नाराजगी वाली बात नहीं, पूरा मामला समाप्त हो चुका है। एक क्षणिक नाराजगी थी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरूर सपने ध्वस्त हो गए, जो इस इस्तीफे या उनकी नाराजगी के बाद बयानबाजी कर रहे थे कि एक विधायक गिरा सरकार गिर जाएगी, 5 और जाएंगे, तो उनके सपने जरूर ध्वस्त हो गए। खैर, कांग्रेस नेताओं ने भले ही इस संकट को फिलहाल टाल दिया हो, लेकिन इस पूरी घटना ने कांग्रेस की जमकर किरकिरी कराई। एक विधायक को मंत्री द्वारा खींचकर ले जाना हो या फिर विधायक को मीडिया से बात न करने देना, इसके अलावा कांग्रेस की छवि को खराब करने वाला एक मैसेज ये भी गया कि सरकार का वश शराब माफियाओं पे नहीं रहा और हालात इतने खराब हैं कि एक विधायक की बात तक नहीं सुनी जा रही और विधायक को सीधे इस्तीफे की पेशकश करनी पड़ी। कांग्रेस एक एक विधायक की कीमत जानती है, इसलिए हो सकता है कि इस प्रकरण के बाद कम से कम अपने विधायकों की तो सरकार और संगठन सुनने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। तो मुद्दा वाकई बहुत बड़ा है कि आखिर एक विधायक के सामने ऐसे हालात क्यों पैदा हुए कि वो अपना इस्तीफा लेकर भोपाल आ गए। इस मुद्दे की बात में आज चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी की ओर से मिलन भार्गव जी। मिलन जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से योगेश गुप्ता जी हमारे साथ में। योगेश जी, आपका स्वागत है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेंद्र गहरवार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले योगेश जी, ये क्या है? ठीक है, 8-10 घंटे में आपने संकट टाल लिया, लेकिन जैसा हमने लिखा अपनी रिपोर्ट में कि ये अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। सबसे पहली बात तो ये कि क्या वाकई आपकी सरकार में शराब माफिया इतने बेखौफ हैं कि एक विधायक को बंधक बना लिया जाता है और आपकी पुलिस, आपका एसपी इतना निष्क्रिय है कि वो विधायक की मदद करने की बजाय ये कह रहा है कि आप पीछे के दरवाजे से निकल जाइए? यानी चल क्या रहा है प्रदेश में? नहीं, देखिए जैन साहब, ऐसा है कि जैसा अभी आपके चैनल के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है, अभी हमारी कांग्रेस की सरकार को प्रदेश में बने हुए अभी 76 दिन हुए, लगभग 3.5 महीने का समय हुआ है। तो नई शराब नीति जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बनाई जानी थी वो बन नहीं पाई। बीच में चुनाव आ गए, चुनाव आचार संहिता लग गई, ये भी एक कारण रहा। और इस बीच में जो जिन कार्यों को कांग्रेस की प्राथमिकता से करने थे, वो किसानों के कर्जा माफी से लेकर अन्य कार्य वो सरकार की प्राथमिकता में शामिल थे। तो इस वजह से शराब नीति का निर्धारण नहीं हो पाया। और ये जो 15 साल पुरानी जो मध्य प्रदेश में सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, माननीय शिवराज सिंह सरकार चला रहे थे 13 वर्षों से, उनके कुशासन का परिणाम है कि शराब माफिया दिन प्रतिदिन ताकतवर होता गया, हावी होता गया। प्रशासनिक तंत्र ने उसको भरपूर सहयोग किया और पुलिस प्रशासन से मिली भगत के कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। और माननीय विधायक जी की जो शिकायत जिन अधिकारियों के खिलाफ थी और जिन माफियाओं के ऊपर वो कार्रवाई चाहते थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया है और चुनाव आयोग के माध्यम से शीघ्र ही उन अधिकारियों पर और संबंधित माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये आपको और कितना महीना लगेगा ये पहचानने में कि कौन सा अफसर आपके लिए काम कर रहा है, कौन सा अफसर बीजेपी के लिए काम कर रहा है? ये आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। जब कुछ घटना होती है आप कह देते साहब ये तो बीजेपी सरकार के अफसर हैं, ये तो बीजेपी के आज भी सुन रहे हैं, उनकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं, हम काम नहीं कर पा रहे। तबादला तो इतने कर दिया आपने साहब कि आज याद नहीं कि कौन कलेक्टर कहाँ है, कौन एसपी कहाँ है। ये देखिए जवाब नहीं है। 76 दिन हो गए, आपने खुद कबूल किया, ठीक है। इतने में तो आपको पूरा एक्सरे कर लेना चाहिए था। अगर अभी भी आप ये कहेंगे कि नहीं साहब हमें तो और वक्त चाहिए, तो फिर कानून व्यवस्था का होगा क्या? अगर विधायक बंधक बनने लगेंगे तो फिर क्या होगा? कौन सा अभी तक आपने इस मामले में कोई एक्शन ले लिया? ठीक है, आप कमलनाथ जी लिख रहे हैं निर्वाचन आयोग को तमाम चीजें, लेकिन यानी आप खुद समझिए कि इससे आज नहीं लगता आपको आपकी पार्टी की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई है? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। माननीय कमलनाथ जी बहुत अनुभवी और कुशल प्रशासनिक मंत्री रहे हैं, अपने कार्यकाल में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। तो उनके अनुभव का फायदा निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलेगा और वो अपने कार्यशैली के लिए जाने पहचाने जाते हैं। ये बात जो आपने रही तबादलों की, तो प्रशासनिक सर्जरी लगातार निरंतर जारी है। बीच में चुनाव आचार संहिता लग गई है, इस कारण से उस कार्य पर रोक लग गया है। जहां भी जरूरी होगा, जहां भी निर्वाचन आयोग की सहमति से जरूरी होगा वो स्थानांतरण किए जा रहे हैं। सर्जरी निरंतर जारी है और अपने हिसाब से अधिकारियों को। अच्छा, ये बताइए विधायक को मीडिया के सामने बात क्यों नहीं करने दी गई?
नहीं, विधायक देखिए, माननीय विधायक जी की जो बात थी, जो मंशा थी, वो पहले पार्टी फोरम में आना चाहिए थी, है ना। उसी तारतम्य में हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर उनको मना के ले गए और सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी मुलाकात कराई और माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन देने के बाद वो निश्चिंत हो गए, संतुष्ट होकर यहाँ से रवाना हुए। यानी विधायक और मुख्यमंत्री के बीच इतना कम्युनिकेशन गैप है कि कहीं कोई सुनी नहीं गई, या तो पार्टी फोरम पे नहीं सुनी गई, या प्रदेश अध्यक्ष क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो उनने भी नहीं सुना, इसलिए सीधे मीडिया की शरण में आते। खैर मिलन जी, ये कांग्रेस अब ये ताना मार रही है आपको कि भाई चंद घंटे की बीजेपी खुश हो गई थी बीजेपी की, साहब कहीं ऐसा ना हो कि सरकार डगमग होने लगे और आपकी खुशी काफूर करते हुए उन्होंने विधायक को मना लिया। लेकिन कहेंगे क्या इस पूरे प्रकरण पर आप? देखिए, जिस प्रकार की परिस्थितियां मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद शुरू हुई है, ये भयावह स्थिति, अराजकता का माहौल मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री हों या इनके मंत्री, सभी लोग सिर्फ तबादला नीति में लगे हुए हैं। एक ही नीति बनाई, इन्होंने उद्योग चलाया। इनके कांग्रेस के नेता दिन भर सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे रहते हैं। आपको मैं बता रहा हूं, मंत्रालय की परिस्थिति जो मेरे आंखों देखी है, मैं पिछले दिनों वहां से निकल रहा था जब आचार संहिता लगी नहीं थी। वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता जबरन मंत्रालय में घुसते हैं, मंत्रालय में रहने वाले जो सुरक्षा कर्मी हैं उनसे मारपीट भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं कि हमें जाने दीजिए, हमारी सरकार है, नहीं तो मुंह तोड़ देंगे, जूते मारेंगे। ऐसी परिस्थितियां मैंने अपनी आंखों से देखी है। यहाँ की स्थिति बता रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में यही स्थिति हो गई है। इनके नेता गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, इनकी कार्यशैली अराजकता वाली हो गई है। ये सोचते हैं कि सरकार बन गई है, जैसा ये चाहेंगे। पहला प्रश्न खड़ा होता है, ये नहीं, ये घटनाक्रम को आपको समझना होगा दीपेश भाई। ये तो वो लोग हैं जो राहुल गांधी की सभा में लाने के लिए भी शराब पिलाते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। ये आपके प्रमुख अखबार ने खबर छापी थी, जो आज तक ये स्वीकार नहीं करते हैं। खुलेआम शराब बांटी गई कि कार्यकर्ताओं को लाया जाए। ये वो पार्टी है। देखिए, शराब नीति बनाने की आज ये बात कर रहे हैं, शराबबंदी की बात करा करते जब विपक्ष में थे। क्यों शराबबंदी नहीं कर रहे भैया? पहला प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। दूसरा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा होता है कि विधायक और शराब माफिया जिन बात कर रहे हो, शराब माफिया तथा कथित जिनको बोल रहे हो, वो शराब व्यापारी से आपके संबंध कैसे? क्योंकि शराब व्यापारी है, उसके संबंध तो आबकारी विभाग से है, पुलिस उस पर हस्तक्षेप करेगी। ये कांग्रेस के विधायक के आखिर हस्तक्षेप हुआ क्यों? देखिए, पूरा ये माहौल चेंज करा है क्योंकि विधायक ने अड़ीबाजी की, उसने पैसा मांगा, विधायक जी ने पैसा नहीं मिला उतना, तो मारपीट तक करी, उसको बंधक बनाया। देखिए, ये मामला इतना तूल देता कि राष्ट्रीय स्तर पे जाता, तो ये पट्टा छेप करने के लिए ये कुछ नहीं, चोर को उल्टा कुछ और कोतवाल को डांटे वाली जो कहावत है, वो सिद्ध हो रही ने पट्टा छेप किया है, कहानी को बदलने का प्रयास किया है। अच्छा। ये किडनैपिंग का केस है, ये अड़ीबाजी का केस है, ये डकैती का केस है। इन्होंने इसको तब्दील करने के लिए घटनाक्रम रचा है और ये जनता जान गई है कि शराब माफिया से आखिर विधायक का कैसा लेन देन। यदि विधायक को कोई आपत्ति है तो आबकारी विभाग में बात करेगा, यदि विधायक को कोई आपत्ति है तो पुलिस विभाग में बात करेगा। ये हॉटटॉक की हुई कैसे, ये शुरुआत कैसे हुई, इस पे जाने की जरूरत है। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से माहौल है, अराजकता, खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, बच्चों को किडनैप किया जा रहा है, बच्चों की हत्याएं की जा रही हैं, इस पे ना करते हुए ये पुराने रिकॉर्ड, एनसीआरबी के रिकॉर्ड दिखाने लगेंगे अभी ये, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि क्यों ऐसी स्थिति परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में उद्योग नीति उन्होंने चलाई है जो सिर्फ एक ही उद्योग, तबादला उद्योग। अभी योगेश भाई कह रहे थे कि आचार संहिता लग गई इसलिए हमारा उद्योग ठप पड़ गया, जैसे ही आचार संहिता हटेगी हम फिर ये उद्योग चलाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे कर्मचारी अधिकारी एजेंट हैं। अरे भैया, आपके नए अधिकारी कर्मचारी लाएंगे? कर्मचारी अधिकारी प्रशासन का होता है, किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। जो पार्टी विशेष सत्ता में आती है वो उसके अधीन काम करता है, उसके मार्गदर्शन में काम करता है। इसको स्वीकारिए। ये नादानी भरी बातें मत करिए। विधायक बच्चे नहीं है जिनको आप कमरे में खींच के ले गए, वो नाम शराब नहीं बोलते थे। देखिए, वो विधायक कुछ ना कुछ ऐसा बोलने वाले थे जिससे कमलनाथ की गिरगिरी होती। ये शर्मिंदगी को बचाने के लिए वो अंदर ले गए उनके मंत्री जी, और कुछ नहीं। वाकई क्या लेना देना था शराब माफियाओं से विधायक का, और फिर इस तरह के हालात बन रहे हैं कि विधायक के ऊपर विधायक को बंधक बनाने के आरोप लगने, इस पर जरूर जवाब देना चाहिए आप। देखिए साहब, अभी मेरे साथी प्रवक्ता ने बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया हत्या, मध्य प्रदेश में हत्याओं के ऊपर, शराब माफिया के ऊपर। तो शराब बंदी की बात ये इनके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़े जोशो खरोश से करते आ रहे थे पिछले 10 वर्षों से, 13 वर्षों से निरंतर। नर्मदा किनारे से शराब की दुकानें हटाऊंगा, कितनी दूर हटाई? 500 मीटर दूर करके कर दी, वो भी चंद स्थानों पर है। उसके बाद जगह जगह अहाते खुलवा दिए। शराब बंदी की कांग्रेस ने लगातार विपक्ष में रहते हुए धरना प्रदर्शन आंदोलन किए, मगर कोई कार्रवाई शराब की दुकानों पर। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप धैर्य पूर्वक सुनने की आदत डाला करो। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता झूठ परोसने में बहुत
आप माहिर बताइए, हैं, सच बताइए। और ये बात आपके चैनल से दिख भी रही है कि अभी इन्होंने बोला हत्याओं में नंबर 1 किसके शासन में रहा, एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, वो मुद्दा भारतीय नहीं जनता है, पार्टी योगेश जी, महिलाओं के प्लीज। बलात्कार में नंबर 1, किसानों की आत्महत्या योगेश के जी, बाद। सीधा सवाल है, धीरे धीरे विधायक का शराब माफियाओं से क्या लेना देना? साहब समय लगेगा, हाँ। 5 वर्ष के लिए हमको मध्य प्रदेश की जनता ने चुना है। हाँ। निश्चित रूप से 5 साल बाद कांग्रेस अपने कार्यों का रिजल्ट आपके सामने रखेगी। नहीं, 5 साल इंतजार नहीं कर सकते। 5 अगर साल विधायक इंतजार बंधक ना बनने किए, लगेंगे, शने तो धीरे सुनिए धीरे ना। स्थिति इंप्रूव हो रही है। सुनिए तो, लॉ एंड विधायक ऑर्डर अगर भी बंधक सुधरा बनने है, लगेंगे, लॉ एंड इस्तीफा ऑर्डर भी देने सुधरा आने लगेंगे और शराब माफियाओं से सीधे विधायक की टक्कर लेने लगेंगे, तो हम कैसे 5 साल रुक पाएंगे भाई? आपने 5 महीने में सब कुछ नहीं, करके दिखा देखिए, कुछ दिया। निजी कारण क्या भी है, क्या है उनके, क्या नहीं है, इससे तो हाँ, मुझे मेरी निजी जानकारी स्वार्थ में बोलिए ये है ना। नहीं, है बात ना? आई सर। ये तो मेरे जानकारी में है नहीं कि एक्चुअली वहाँ क्या हुआ था। हाँ। लेकिन निश्चित रूप से उस क्षेत्र के विधायक हैं, उनकी उसको अहंकार को या ये कहना चाहिए स्वाभिमान को। को अच्छा। ठेस पहुंची होगी, तो निश्चित रूप से वो पैसा नहीं मिलाए मिला। होंगे। नहीं, पैसा ये तो अड़ीबाजी अलग-अलग नहीं आरोप चली। साहब, पैसा तो आपकी भारतीय जनता वो पार्टी के शराब वाले नेताओं को मारा ने किसने, खूब व्यापारी को? कमाया, शिवराज जी ने कमाया, जम के घोटाले किए, भ्रष्टाचार नहीं, किए, SP एक-एक ये करके कह रहा फाइलें है। खोल रही हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, एक के बाद एक बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ठीक है। अंदर जाने वाले हैं। ठीक है, राजेंद्र जी, आपको बीच में ला रहा हूं मैं। ये देखिए, पूरा प्रकरण बड़े सवाल छोड़ गया पीछे अपने। सबसे शुरुआत से करते कि ये विवाद जो शुरू हुआ है, मिलन जी जिस तरफ इशारा करें वही है, या फिर वाकई विधायक जी बेचारे जो हैं शराब माफियाओं से त्रस्त इतना आ गए और उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए इस्तीफा देने चले आए? नहीं, अगर हम इस पूरे मसले की पृष्ठभूमि देखें तो विधायकों की नाराजगी और तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार बनने के बाद इससे ही शुरू हो गई थी। ऐदल सिंह कंसाना मंत्रिमंडल में जाने से नाराज हो गए और भारी वो कई मीटिंगों में भी नहीं आए थे। केपी सिंह भी मीटिंग में नहीं आए थे इनकी। बाद में फिर चीज़ें कुछ ठीक हुई। अभी कंसाना जी के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज हुआ तो फिर वो बड़े तल्ख हुए थे और एसपी को हटाया था और उसके बाद मैनेज किया था। फिर एक बार की और ऐसा हो चुका है कि मालवा और निमाड़ के विधायकों का एक ग्रुप सीएम से मिला था, जिसमें कहा था कि वहाँ के अफसर और बाकी जो कर्मचारी हैं उनकी सुनते नहीं हैं, उनकी बात नहीं वो करते, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ वो दुर्व्यवहारपूर्ण व्यवहार करते हैं। तब थोड़ा सा हुआ था और सीएम ने कहा था कि हम इस तरह की चीज़ें करेंगे कोऑर्डिनेशन के लिए, कि हम एक मीटिंग और इस तरह के मिलना जुलना हम चलाएंगे। खैर वो मामला टल गया, कुछ अधिकारी इधर उधर कर दिए गए और विधायकों को संतुष्ट कर दिया गया। अब ये पाचिला मेड़ा जी का चूँकि मामला बहुत ऊपर चला आ गया और वो उन्हें इस्तीफे के लिए पत्र लिख दिया। हालांकि वो कोई उस फोरम का नहीं था, अगर उन्हें इस्तीफा ही देना होता तो अध्यक्ष को भेजते, बिल्कुल, पर पार्टी के फोरम पे उन्होंने भेजा। प्रेशर पॉलिटिक्स तो की, प्रेशर पॉलिटिक्स की उन्होंने जी जी। और निश्चित रूप से उन्हें कुछ पीड़ा रही होगी। एक बात तो देखिए, कोई शराब ठेके अभी तो किए नहीं गए हैं, जो ठेके हैं ठेकेदार हैं उस समय के हैं। तो अब कुछ दोनों सरकारों के बीच का कुछ हिसाब किताब होगा, वो अपनी जगह है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ सीरियस इशू है। और खैर अगर कोई कहीं पे शराब पैकारी हो रही है, तस्करी हो रही है और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, विधायक के संज्ञान में आता है, तो वहाँ का जनप्रतिनिधि है तो उसको ये तो राइट है कि वो उसका प्रतिरोध करे, पर उसके पास फोरम है, वो पुलिस को भी कर सकता था इत्तला, और आबकारी विभाग उसके लिए काम करते हैं। वो कह रहे हैं हम एसपी के पास गए थे, एसपी ने कहा आप तो पीछे के रास्ते से नहीं, ये तो जब विवाद हो गया उसके बाद की बात कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि फिर प्रशासन ने इसको ढंग से हैंडल नहीं किया और ये बात इतनी बिगड़ गई। और भाजपा के साथ दिक्कत ये हो गई कि अब वो उसको लगा कि किस पाले में खड़े हों वो। अगर वो विधायक के समर्थन में खड़े होते हैं तो जो एक तंत्र है आबकारी का वो भी एक अलग मामला है, और अगर विधायक के खिलाफ बोलते हैं तो इसका मतलब है कि ठेकेदारों का समर्थन कर रहे हैं। तो थोड़ी सी असहज स्थिति रही और इस बीच में बीजेपी कुछ बोल पाती कि कांग्रेस ने अपने विधायक को लपक लिया और बाकी चीज़ें मैनेज करने के बाद खुद कमलनाथ जी ने उनसे मुलाकात करी, उनकी बात सुनी है और उसके बाद खुद वो जो आदिवासियों का कार्यक्रम ही था तो उनको मेड़ा जी को वहाँ लेके गए, बात बैठाए मंच में, कुछ हास प्रयास भी किया उन्होंने कि भाई जो आदिवासी हैं वो बाइक चलाना सीख गए, साइकिल चलाना सीख गए, बोलना नहीं सीखे, क्यों मेड़ा जी आप, तो मतलब वो हास प्रयास का। तो मुझे लगता है कि चीज़ें हुई है, पर ये कोई मतलब ना तो शुरुआत है ना वो अंत है, ये चीज़ें और बढ़ेंगी। हम अगर वहीं बगल के विधानसभा के जो विधायक मनावर से हैं अलावा जी, हीरा अलावा, उनके विवाद को हम लगातार देखते रहे हैं।
मंत्री न बनाए जाने को लेकर भी उन्होंने तल्ख बातें कही थी। बाद में फिर ये लोकसभा चुनाव में भी उतरने की बातें करी, जबकि पार्टी ने 2 स्टैंड स्पष्ट रूप से लिए थे कि पहली बार के विधायक को हम मंत्री नहीं बनाएंगे, और नहीं बनाया है। यहाँ तक निर्दलीय विधायकों को भी नहीं बनाया जो बाहर से समर्थन दे रहे हैं। और दूसरा जो लिया था कि हम किसी विधायक को लोकसभा का टिकट नहीं देंगे। तो इसके बाद भी वो हीरालाल अलावा इस बात को ले तो इसलिए थोड़ा सा है, चूंकि संख्या बल इतना कमजोर है, हाँ एकदम बाउंड्री पर है कि जरा सी चीज भी, जरा सी हलचल भी एक बड़ा रूप ले लेती है। पर ऐसा नहीं है कि भाजपा के समय कोई विधायक इस तरह से नाराज नहीं होते रहे हैं और ये चीजें नहीं होती रही हैं। और ठीक है, आरडी प्रजापति थे उस समय, बहुत सारा रेत माफिया को लेकर, शराब माफिया को लेकर भी तमाम सब बीजेपी में भी थे। लेकिन उसके बाद उस समय इतना संख्या बल था कि वो बात अनसुनी रह जाती थी और किसी के चीखने चिल्लाने का बहुत फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पे इतना संकुचित दायरा है कि उस दायरे में जरा लेकिन ये कांग्रेस सरकार के साथ दिक्कत क्या है कि आप सबको साध के नहीं चल पा रहे हैं। रामबाई ठाकुर जब तब धमकाती रहती थी, लेकिन अब देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के जरा वो शांत उनके स्वर पड़े हैं। और दूसरी तरफ सुरेंद्र शेरा हैं, वो लगातार, यानी ये प्रेशर पॉलिटिक्स से कब तक जूझती रहेगी कमलनाथ सरकार? नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स के अलावा मुझे लगता है कि चीज़ें वहीं की वहीं हैं जो अभी भले योगेश जी कह रहे थे कि वो सरकार बीजेपी की थी। आपने ऐसा कोई बहुत क्रांतिकारी चीज़ें नहीं कर दी हैं। वहाँ धार और इंदौर के उस बेल्ट में जो शराब को लेकर एक वहाँ बड़ा रैकेट चला था और फर्जीवाड़ा हुआ था, करीब 46-47 करोड़ रुपए का मामला था वो। उसमें जो इन्वॉल्व लोग थे वो सब बड़े दबाव के बाद बीजेपी ने उन्हें हटाया था। उसमें कुछ को सस्पेंड भी किया था। फिर बाद में बीजेपी सरकार में वो मुश्किल से 10 दिन के भीतर वो बहाल भी हो गए। बहाल होने के बाद उनकी पोस्टिंग हुई, लेकिन जिस जगह वो थे उस जगह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो धार और उस बेल्ट में जो काम किया था उन्होंने, उस जगह पे जो उन्होंने अपनी चीज़ें पकड़ जमाई हुई थी, तो लगातार रहे और कांग्रेस सरकार ने उसको वहीं पोस्टिंग दे दी है। तो कोई बहुत फर्क नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता इस बात पे झगड़ा तो नहीं करें कि मेरी तरफ सरकार तेरी सरकार। दोनों सरकार में एक ही जैसी स्थिति है और जो अफसर वहां मजे कर रहे थे बिल्कुल वो अभी यहाँ भी मजे मार रहे हैं। हालांकि कुछ अफसर होते हैं जिनकी किस्मत खराब रहती है, जैसे योगेश जी, यही सवाल मैं पूछ रहा था। भाई आपकी सरकार बनी, कलावती भूरिया बोली कि रुक जाओ 24 घंटे में कलेक्टर साहब आपका बोरिया बिस्तर बंधवा दूंगी, और 4 घंटे में कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया था। ग्वालियर कलेक्टर को हटाने की मांग सिंधिया जी करते हैं, 4 घंटे में वो कलेक्टर हट जाते हैं। एदल सिंह कंसाना के बेटे खिलाफ केस दर्ज होता है, एसपी हटा दिया जाता है। ठीक है, ये तमाम चीजें होते होते अच्छा देवेंद्र चौरसिया इतने बड़ा हत्याकांड हो गया, लेकिन फिर भी आप एसपी को बना रखे, बाद में बड़ी मुश्किल से एसपी हटे हैं। अब यहाँ भी भाई बात उठी कि विधायक ने कहा तो साहब एसपी कलेक्टर, यानी ये इस तरीके से तबादले होंगे क्या, या इस तरीके से अफसर अगर अपना काम कर रहा है तो दिक्कत है, नहीं कर रहा है तो दिक्कत है, बस विधायकों से बना के रखें, वहीं दुआ सलाम चलती रहे तो शायद उनका पद बना रहेगा, उनकी जगह बनी रहेगी? नहीं सर, ऐसा नहीं है। 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में राजनीतिक विद्वेष के रूप में जिन अधिकारियों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को प्रताड़ित करने का काम किया है, उनको जरूर क्या करेंगे? आप घर बैठा देंगे, उनसे काम नहीं लेंगे, उनसे सैलरी नहीं देंगे? किया था बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में कि सभी उनसे क्या काम नहीं लेंगे या सैलरी नहीं देंगे उनको? मैं पूछ रहा हूँ, जो विद्वेष करते हैं उनकी आप पहचान बताइए, आप उनके खिलाफ भेजिए रिपोर्ट निश्चित रूप से आईएएस लॉबी को, लेकिन उनकी जगह योग्य अधिकारियों को बिठाया जा रहा है। योग्य अयोग्यता का फैसला कैसे होता है? वो भी आईएएस ऑफिसर, वो भी आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर, वो भी आईपीएस ऑफिसर। नजर में देखिए, कैबिनेट और प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियों का जो अधिकार है वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, वो आपके और मेरे कहने से नहीं होता है ना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नजर में जो यही तो कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी किसके कहने पे कह देते हैं? जो विधायक धमकी दे रहा है, सुनिए, विधायक धमकी देता है कि 24 घंटे में कलेक्टर साहब आपका बोरिया बिस्तर बंधवा दूंगी, और कलेक्टर साहब 4 घंटे में रवाना हो जाते हैं। तो ये मैसेज हम क्यों ना माने कि आपके विधायक की अगर नजर टेढ़ी हो गई तो साहब एसपी कलेक्टर का तबादला हो जाएगा? ऐसे सरकार चला रहे हैं आप। रूप से अगर जनप्रतिनिधियों की भावनाओं का अनादर किया जाएगा तो ऐसा अधिकारी स्थानांतरण के योग्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, किसी के बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर रहा है, उसने गलत किया है तो वो भी सही है। भावनाओं के अनुरूप जो अधिकारी उनकी मंशाओं के हिसाब से जो काम नहीं करेगा वो स्थानांतरित किया जाएगा। ये कमलनाथ सरकार ने बहुत पहले दिया था, है ना? दीपेश भाई, मंशा साफ है।
जो पैसा देगा, जो गुंडागर्दी अरे करने की पैसे का आजादी उद्योग देगा, भारतीय जनता पार्टी जो ने खूब अराजकता फैलाने की चलाया, आजादी खूब देगा, लूटमार वो करिए, मंशा है। पूरा मध्य देखिए, प्रदेश का अधिकारियों खजाना को खाली लेकर- करके गए सुनिए, योगेश भाई, माननीय सुन शिवराज लीजिए, जी। आपका दर्द मैं समझता अरे हूँ। आपका दर्द हम जिस समझ तरीके रहे से हैं, आप पीड़ित आप हो ना, अभी तक ये समझ ही नहीं हम पा तो रहे हो विपक्ष कि बनाने विपक्ष के में लिए आ तैयार गए हो। हैं। नहीं, तैयार हैं, हम तो खुश हैं। तेल मिला के हम बैठे तो हो खुश हैं कि हमें मौका कैसे मिला कि है अब सरकार वापस आपके- झपट ले। आपके आपके कैलाश दल के विजयवर्गीय काले कहते हैं निर्णय कि को ऊपर दिखाने से के इशारा लिए- होगा तो हम सरकार गिरा देंगे 2 मिनट में, 2 घंटे में। अरे भैया, तो आप रह लो, आप रह लो, आपके भरपूर रह भारतीय लो, जनता 5 साल पार्टी रह है, लो। भारतीय जनता पार्टी के लेकिन नेताओं की जिस तरह की मंशा परिस्थितियां साफ दिपेश नजर आ भाई- रही है। प्रदेश की जनता समझ रही बोल लीजिए है, आप। आप लोग सत्ता से बाहर होने ठीक का है। दुख सहन ही नहीं कर पा चलिए, रहे। लेकिन ये योगेश जो भाई- मंशा वाली बात है मिलन जी, योगेश भाई, हाँ। इस तरीके से बोलने से एक मत भी नहीं मिलेगा आपको। देखिए, जो परिस्थिति मध्य प्रदेश में निर्मित हो रही है, इसको स्वीकार करना होगा। हमारा तुम्हारे से काम नहीं चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी में ये परिस्थितियां थी, इसलिए हम उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। देखिए, जो भी परिस्थितियां थी उसके लिए हमने हमेशा क्षमा मांगी है और उसको सुधारने का प्रयास किया है। हमने नहीं कहा कि हम मध्य प्रदेश को पूर्ण विकसित कर दिए, लेकिन मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से हम लेकर आए, बीमारू राज्य से इस स्तर पर लेकर आए, तो इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। और यदि आप इसको स्वीकार नहीं करते, आप कहते हैं कि काला अध्याय मध्य प्रदेश में लिखा गया, तो भैया जनता क्या मूर्ख है क्या, जो 15 साल बार बार हमको दिया आशीर्वाद? जनता ने देखा कि हमके परिस्थितियां बदली हैं, दिन प्रतिदिन बदली हैं, स्थितियां सुधरी हैं। लेकिन आप जो यूपी बिहार का हम सुना करते थे 15-20 साल पहले कि गुंडागर्दी अराजकता का माहौल होता था, प्रशासन आज भी है। आज नहीं, आज भी नहीं है। आज इसलिए क्योंकि आप इसलिए कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सुन लीजिए योगेश भाई, मैं चिल्लाऊंगा, मैं यदि चिल्ला के बोलूंगा तो आपकी आवाज बढ़ जाएगी। योगेश भाई सुन लीजिए, आपसे दमदार आवाज है, दमदारी की बात छोटा हूँ, आपका अनुरोध, लेकिन ये चिल्ला के बीच में बिल्कुल नहीं बनेगा। आपके विधायक गलीबाजी कर रहे हैं, इसको स्वीकार करिए। आपके विधायक शराब माफिया, ये शराब माफिया क्यों बोल रहा है? यदि वो माफिया है, उसको सामने डालिए। आपने उसको मारा, आपके विधायक ने उसे मारपीट की, आपके विधायक के बच्चे खुलेआम गोलियां चला रहे हैं, महिलाओं को उठा के ले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और आप बोल रहे हैं कि यूपी में स्थिति सुधरी है। पता परमेश्वर से मैं कामना करता हूँ कि आपकी बात सत्य हो, लेकिन है नहीं। गंगा साफ के नाम पे आपने गंगा अलग मुद्दा योगेश जी, अलग राहुल गांधी 400 BC केस में जमानत पर है, उसकी जमानत पर स्वीकार करिए। ठीक है, जो राहुल गांधी जमानत पर चल रहा है, सत्ता परिवर्तन होने दीजिए। चलिए वो बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। आप जिस प्रकार से अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं, इसको स्वीकार करिए, सुधारिए। हम नहीं चाहते कि सरकार गिरे, लेकिन जिन बैसाखियों पे आपने सरकार बनाई है, जो गठबंधन नहीं ठगबंधन बनाया है, ये ठगी करते हैं आपके 12 विधायक। कहते हैं कि यदि मंत्री नहीं बनाया तो हटा देंगे, हमें लोकसभा का टिकट नहीं दिया तो हटा देंगे। ये कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, ये आपकी बैसाखियां कह रही है, लड़खड़ाती हैं। ये सरकार किस प्रकार की चल रही है, ये आपके नेता जानते हैं कि दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, कमलनाथ, आपको आज भी भरोसा नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली से डांट लगाते हैं तो वहां से ट्रांसफर हो जाता है। दिग्विजय सिंह खुले मोबाइल में बात करते हैं, बताते हैं कि मुख्यमंत्री तेरी औकात क्या है, ये बताने का प्रयास करते हैं। टिकट किस प्रकार से वितरण हो रहे हैं, किस प्रकार की लड़ाइयां आपके मची है, परिवारवाद, वंशवाद इस तरह के हावी है कि सब नेता अपनी पत्नियों के टिकट मांग रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पत्नी का मांग रहे हैं, जीतू पटवारी अपनी पत्नी का मांग रहे हैं, बाला बच्चन अपनी पत्नी का टिकट मांग रहे हैं, शेरा सिंह आपकी पत्नी का टिकट मांग रहे हैं। सब पत्नीवाद चलेगा क्या, कार्यकर्तावाद चलेगा? कार्यकर्ताओं को मौका दीजिए योगेश जी। आप जैसे नेता, आप जैसे कर्मठ नेता कब बनेंगे लोकसभा के सदस्य? या पत्नियां ही बनेंगी? वंशवाद के ऊपर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी ने सरेआम स्टेटमेंट दिया था कि नेता के बेटे को अगर टिकट नहीं देगा तो नेता का बेटा क्या कटोरा लेके मांगेगा। ये ऑन रिकॉर्ड है, सारे पेपरों में छपा है। आपको टिकट नहीं मिलेगा, आपके नेता की पत्नी को मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान आपको टिकट नहीं मिलेगा, बाबूलाल गौर ने पहले कृष्णा गौर आप ऐसी रह जाएंगे बोलते हुए की भाषा यही कारण है कि भोपाल में आज तक आप अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाए। चलिए ठीक है, वो उनकी समस्या है। ठीक है योगेश जी, मेरा सीधा सवाल था, उसका सीधा सा जवाब ये चाहता हूं कि ये स्थितियां जो आज बनी हैं, इससे मैसेज ये गया है कि एक तो या तो शराब माफिया इस कदर हावी हैं कि आपका पुलिस प्रशासन उस पर नकेल नहीं कस पा रहा है। विधायक अगर इस तरीके से शराब माफियाओं से जूझेंगे तो फिर जनहित के काम कौन करेगा? और दूसरा ये कि दो मंत्रियों को आना पड़ा डैमेज कंट्रोल के लिए, वरना विधायक तो इतने तैश में थे कि सीधे मीडिया के सामने पोल पट्टी खोलने वाले थे। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, शराब माफियाओं के ऊपर भी कार्रवाई होगी और संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। माननीय कमलनाथ जी ने पूरा आश्वासन दिया, हमारे विधायक जी संतुष्ट होकर भोपाल से गए हैं और चुनाव आयोग का परमिशन मिलने के तुरंत बाद ही एक्शन हो जाएगा।
निश्चित रूप से आगामी दिनों में और स्थिति दिन प्रतिदिन सुधरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, शराब की दुकानों का आवंटन कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ है। चुनाव आयोग की परमिशन से 15% से लेकर 20% ऊपर की बिक्री के आदेश पर लेकर यथावत उन दुकानों को रखा गया है जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में आवंटित हुई थी। जो शराब के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी के शासन में थे वही कंटिन्यू किए गए चुनाव आयोग की परमिशन के बाद। तो निश्चित रूप से डील पर ये भारतीय जनता पार्टी के दिए गए कुकर्मों का नतीजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। निश्चित रूप से स्थिति में सुधार आएगा और हम सुधार की ओर अग्रसर है, दिन प्रतिदिन सुधार होगा। ये बताइए, पांचीलाल मेड़ा जी माने कैसे? अरे पांचीलाल मीणा जी जो चाहते थे वो बात कमिटमेंट हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो चाहते थे कि भाई संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, वहां के स्थानीय जो शराब माफिया है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कलेक्टर सब जो भी जिनसे भी उनको शिकायतें हैं उन सबके ऊपर कार्रवाई होगी। तो अभी आपने कहा था कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, यानी फिर बात वही आ गई ना कि विधायक के कहने पर अगर इस तरीके से एसपी कलेक्टर बदले जाएंगे। तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार वो अपनी परिस्थितियों में अलग होता है, लेकिन विधायक अगर हमारी पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का है, तो हमारा सम्माननीय विधायक है, जनप्रतिनिधि है, एक वहां की बहुत बड़ी जनता की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और जनता से जुड़े हुए जनहित के जो भी काम है वो कांग्रेस सरकार में प्राथमिकता से किए जाते हैं और उसी को देखते हुए माननीय कमलनाथ जी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और चुनाव आयोग से परमिशन मांगी है। ये स्थितियां 4-5 उदाहरण मैंने आपको बताई, क्या ये ठीक परंपरा है कि इस तरीके से अफसर, कलेक्टर, एसपी बदले जाएंगे? नहीं, देखिए, हमेशा किसी जगह पे होता है तो एक सरकार का रसूख होता है और ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं, वो गृह मंत्री भी वहीं पास के ही है, बड़वानी जो जगह है, जिला है, उससे विधायक है वो। और गृहमंत्री के जगह पर इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं, अगर आपको पुलिस से इस तरह की शिकायत हो, इससे पहले भी देखा हमने कि कई ऐसे मामले थे कि गृहमंत्री को चीज़ें पता भी नहीं होती थी। तो ये थोड़ा सा गंभीर मामला है। और फिर ये अगर आपका जो सत्ताधारी दल का विधायक है वो अगर इस तरह के अपमानित महसूस करता है और उसके साथ इस तरह की दिक्कत हो जाती है, तो निश्चित तौर पर ये थोड़ी सी सरकार के लिए चिंताजनक बात है और एक सवाल भी है अपने आप में। और दूसरी बात है कि कोई किसी को हटाना कोई बहुत कारगर जो है उपाय नहीं होता है, बजाय इसके कि आप वहाँ पे काम को बेहतर करने की कोशिश करिए। और विधायक का क्या मामला भी, चूंकि एकदम से चीज़ें एक्सट्रीम पे आ गई थी, तो वो बहुत सारी चीज़ें मतलब इस तरह से कहना गैर जिम्मेदाराना हो जाएगा कि वो एक्चुअल मामला क्या था। और वो आरोप प्रत्यारोप की बात अपनी जगह है और मुझे लगता है कि इसमें चीज़ें निकल के आएंगी तो पता लगेगा। और दूसरी बात है कि ये शराब माफिया जैसे शब्द तो नहीं कह सकते उसके लिए हम, क्योंकि आपका वो ठेकेदार है। हाँ, ठेकेदार, ठीक, शराब कारोबारी कह लें। वो दरअसल सरकारी तरह से छवि पेश की है। हाँ, सरकारी लाइसेंसी है, सरकारी लाइसेंसी है वो। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो। और दूसरी बात ये है कि ये कोई बहुत मायने रखता है कि ठेके उस समय हुए थे। ठेके तो एक व्यवस्था है कि अगर आप रिन्यूअल करना चाहते हैं तो एक फिक्स दायरा रखते हैं कि 20-80% अगर ठेकेदार एक मत हो जाते हैं कि भाई जो फीस बढ़ानी है हमको, उस पर हम अगली इस सत्र में भी हम चलाने को तैयार हैं, तो रिन्यूअल हो जाता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि आप पूरे प्रदेश के ठेके बदल देंगे और उसके लिए वो एक अपनी एक व्यवस्था है उसके तहत है। पर मुझे लगता है कि जो इस तरह का टकराव हो वो बहुत अजीब तरह की स्थिति है। जैसे हमने कहा कि बीजेपी में भी यही था, एक जो महिला विधायक थी सदन में रोई थी, सत्ताधारी दल की विधायक, और फिर भी उनके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि उसके बजाय आपने हंसी उड़ा दिया कि उनके पति जो है जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और वो कांग्रेस में चले गए हैं। आपकी जिस दिन तक वो विधायक थी, आपकी पार्टी की विधायक थी, आपके लिए काम कर रही थी, तो ऐसा नहीं है कि कोई विधायकों के अपमान और इस तरह की चीज़ों में बहुत कोई सेंसिटिव दोनों दल हैं, ऐसा नहीं है। चीज़ें जब सिर से ऊपर न गुजर जाए तभी थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो वो योगेश जी के साथ भी हुआ है और मिलन जी भी इस तरह की चीज़ें कभी आज ये कांग्रेस के वक्त रहते इस चीज को नहीं सुधार सकती थी। डैमेज कंट्रोल मीडिया के सामने मंत्री आए, विधायक को खींच के ले गए, बात नहीं करने दी, यानी इससे जो वो मैसेज जाना था वो तो चला ही गया, वो तो पास ही हो गया ना। नहीं, एक वो समस्या है, कम्युनिकेशन की समस्या है। मैंने आपको समय शुरू में बताया था कि सरकार बने हुए हमको लगता है कि 20-22 दिन हुआ था, 1 महीना हुआ था, मंत्रिमंडल गठित हो गया था। तो कई विधायक बड़े नाराजगी के साथ आए थे और कहा था कि मंत्री तो उनकी सुनते नहीं और मुख्यमंत्री भी नहीं सुने तो हम क्या करेंगे। तो फिर 1-to-1 की बात करी थी। ऐसे करीब 14-15 विधायक थे जिन्होंने अपनी बात रखी थी। तो अगर आप
को ये मैसेज नहीं है, अगर आपके पास ये सूचनाएं नहीं है कि इतना बड़ा प्रदेश है तो किस इलाके में किसके साथ क्या समस्या, हम तो फिर अगर हम विधायकों की चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं या विधायकों के मैसेज हमें नहीं मिल पा रहे हैं, उनसे कम्युनिकेशन नहीं है, तो फिर तो 7.5 करोड़ की आबादी के साथ इसकी समस्या खुद कांग्रेस ने पाल रखी ना कि मुख्यमंत्री भी वही, प्रदेश अध्यक्ष भी वही। अगर प्रदेश अध्यक्ष कोई और होता तो शायद फोरम मिल जाता, या मुख्यमंत्री इतनी व्यस्तता में नहीं रहते। विधायक तो सत्ता पक्ष का ही, मतलब सत्ता का ही है, तो मुख्यमंत्री और मंत्री से उसका अपना सतत संवाद होना चाहिए। पर मैंने कहा कि अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ट्रांसफर को लेकर इतने कन्फ्यूजन होते गए हैं कि कोई कहीं आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, मतलब एक बड़ा हड़बड़ का मामला था। खैर वो ये भी था कि भाई चुनाव आचार संहिता लगने वाली है लोकसभा के चुनाव के लिहाज से, तो थोड़ी सी अपनी जो प्रशासनिक जमावट है उसको थोड़ा सा उसमें फास्ट उन्होंने करा है। तो ऐसा कोई मतलब कोई अनयूजुअल ट्रांसफर नहीं हो गए हैं कि इतने बल्क पैमाने पे हो गए हैं, पर चूंकि ड्यूरेशन इतना जल्दी हुआ है कि उससे थोड़ा सा लगता है कि बहुत ज़्यादा हुआ है। तो कुछ इस तरह की थी। और फिर मुझे लगता है कि इस पूरे उसमें देखा हमने कि ऐसा कोई फोरम पार्टी भी बना नहीं पाई है जहाँ पे हर किसी की सुनी जाए या हर कोई अपनी बात रख सके। ये थोड़ा सा कांग्रेस के लिए नुकसानदेह है। और अगर आप विधायकों से कम्युनिकेशन नहीं है, विधायक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं और उन्हें मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है या उन्हें पत्र लिखने का मतलब अपना इस्तीफा लिखने के लिए जरूरत पड़ रही है, तो फिर ये चिंताजनक बात है। कांग्रेस को और उसकी सरकार को इस मामले में सोचने की जरूरत है। जी योगेश जी, इस तरफ नहीं आपको लगता कि कुछ होना चाहिए? देखिए आपके मंत्रियों के लिए तक दिग्विजय जी ने कह दिया, सज्जन सिंह वर्मा कि भाई पहले तो इनको 15 दिन का सेशन देना चाहिए था, ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, तब ये सदन में जाते क्या बोलना क्या नहीं बोलना, ये स्थितियां। जवाबों को लेकर, जवाबों को विधानसभा में जवाब को लेकर भी बड़ा निश्चित रूप से अगर आपके संज्ञान में होगा तो माननीय कमलनाथ जी ने अभी महीने भर पहले कुछ 5 मंत्रियों की कमेटी बनाई थी और उनको इस चीज के लिए ऑथराइज किया था कि सभी विधायकों के सतत संपर्क में रहे, उनकी समस्याओं का समाधान करें और हफ्ते में 2 दिन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी जाकर बैठे। तो ये प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई थी कि चुनाव सर पर आ गए और आचार संहिता लागू हो गई। तो वो चुनाव जब सामने आए तो उसमें सब लोग उसी में व्यस्त हो गए और निश्चित रूप से 23 मई के बाद ये सारी प्रक्रियाएं फिर से चालू की जाएंगी और उसमें आपको परिवर्तन दिखेगा। वो कह रहे हैं कि 23 मई के बाद अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो कमलनाथ जी अपने पूरे विधायक 114 विधायकों के लिए बल्कि 121 विधायकों के लिए हमेशा फ्री है और फोन पे भी वो उनसे सतत संपर्क कर सकते हैं और कभी भी उनसे मिल सकते हैं। ये कमलनाथ जी का खुला आदेश है। अब वो हमारे माननीय विधायक जी रोष में और एकदम से हैजी स्टेप उठाया, ऐसे थोड़े ना आता है जब लगातार अपमान हुआ कि पुलिस भी नहीं सुन रही है, बाहर आएंगे है ना, पार्टी भी नहीं सुन रही है, तो करेगा क्या अगला, है ना। अब कोई पहली बार विधायक नहीं, इससे पहले विधायक रह चुके हैं, हार गए, सीनियर विधायक। जी मिलन जी, जो बहुत बड़ा गंभीर है, यहाँ जिस विषय पर चर्चा बहुत अधिक होने की आवश्यकता है और जांच का विषय भी है। मैंने शुरुआत में कहा कि विधायक और शराब व्यापारी की आखिर लड़ाई क्यों हुई, किन बातों पे, ये जांच का विषय है, इस पर होना चाहिए और बड़ी बारीकी से जांच होनी चाहिए कि वाकई वो चंदा उगाई कर रहे थे या शराब व्यापारी की गलती है। दूसरी बात, जिस प्रकार से कमलनाथ जी की और विधायकों की निकल कर आ रही है, देखिए कमलनाथ जी का जो नेचर और व्यवहार और आचार, मतलब जिस प्रकार की शैली है वो कॉर्पोरेट कल्चर वाली रही है। ये पूरे देश के राजनीतिक जानते हैं कि कमलनाथ जो है वो राजनेता कम एक कॉर्पोरेट कल्चर के व्यक्ति ज्यादा माने जाते हैं। उसी प्रकार मध्य प्रदेश की राजनीति में भी और प्रशासन में भी वो काम कर रहे हैं। वो वल्लभ में ज्यादा बैठना पसंद करते हैं बनस्पत जमीन पे घूमने के। देखिए जिस प्रकार से विधायकों से संवाद विहीनता है, आप बार बार खबरें आती हैं कि जिस प्रकार से सीएम कमलनाथ वहां बैठते हैं वहां हर कोई घुस भी नहीं सकता। वो समय सीमा एक तय है कि उस समय सीमा में ही कोई मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। विधायकों से भी सीधा संवाद नहीं है, ये बार बार निकल कर आया। बाला बच्चन साहब की जो बात निकल कर आती है, जिस जगह की घटना है बाला बच्चन साहब वहीं रहते हैं, लेकिन बाला बच्चन जिस प्रकार से कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, गृह मंत्री की भूमिका में कम, वो एक क्षेत्र विशेष के रूप में वहीं है सीमित। मध्य प्रदेश और भोपाल में उनकी पैठ दिखाई नहीं देती है, ना ही पुलिस में और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में कोई उनकी कड़ी कार्रवाई दिखाई देती है, घूमा फिरते हुए हमको दिख जाए। देखिए जिस प्रकार से संवाद विहीनता है, ये अराजकता बढ़ाएगी। ये कमलनाथ जी को अपनी शैली में परिवर्तित करना होगा। मैं भी कुछ दिन पहले देख रहा था, अभी होली निकली, होली मनाने को लेकर कमलनाथ जी ने कुछ फोटो ट्वीट की है जिसमें कमलनाथ जी होली मनाते अकेले दिख रहे हैं। एक आदमी नहीं दिख रहा उस फोटो में। 5-5, 7-7 फोटो ये जारी करते हैं, होली पर करते हैं, रंग पंचमी पर करते हैं कि भैया किस प्रकार के नेता हैं ये। अकेले रहना पसंद करते हैं। मुख्यमंत्री को जनता के बीच में रहना होगा, विधायकों के बीच में भी रहना होगा, विपक्ष के लोग बीच के बीच में रहना होगा। अकेले आप सरकार नहीं चला सकते। मध्य प्रदेश की जनता ने सबको बहुमत दिया है, जिसको भी जिताया है वो आपका विधायक है, भले ही वो विपक्ष में हो, सबकी सुनना होगी।
जब आप अपने विधायकों की नहीं सुन रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या अन्य विधायकों की क्या स्थिति होगी, प्रशासनिक क्या व्यवस्था होगी। ये सिर्फ उद्योग में लगे हैं कि किस प्रकार तबादला किया जाए। एक बात मुझे बार बार बताइए, योगेश जी बार बार आरोप लगा रहे हैं या इनकी तरह अन्य प्रवक्ता भी आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के काल का है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का तो वो मिनिस्ट्री भी बनी है, वहां बैठना बंद कर दीजिए, कमलनाथ जी से बोलिए कि वो तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, जो ओवरब्रिज भारतीय जनता पार्टी ने, वो ब्रिज पर चलना बंद कर दीजिए। कांग्रेस जिस सड़कों को भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में बना उस पर चलना बंद कर दीजिए भैया। देखिए इस तरह से नहीं होती राजनीति, ये राजनीति कोई बपौती नहीं है, ये तो एक व्यवस्था है। जनता देती है आशीर्वाद, मौका देती है, काम करिए। हमें मिला तो हमने किया, आपको मिला मौका तो आप करिए। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं चलेगी, अब विकास की राजनीति चलेगी। जनता बहुत समझदार हो गई है। मीडिया की संवाद विहीनता देखिए आप, मीडिया से कमलनाथ जी की दूरी को दूर करने के लिए पिछले दिनों एक मिलन समारोह किया उन्होंने। ये कहीं नहीं, बहुत दिन से मीडिया जगत से भी शिकायत आ रही थी कि कमलनाथ जी से बातचीत ही नहीं हो पाती है। तो ये शिकायत को दूर करके उनके मीडिया मैनेजरों ने बोला कि भैया मिलना पड़ेगा, उनके साथ भोजन भी करना पड़ेगा। भैया इसी तरह संवाद विहीनता है। आपको विधायकों से भी मिलना होगा, आपको विपक्ष से ही बात करनी होगी। हम तो कंधे के साथ आपके साथ चलना चाहते हैं, हम सरकार नहीं गिराना चाहते। हमारे शिवराज जी ने पहले दिन कहा था कि सरकार चलने देंगे, हमें लूली अंगड़ी सरकार नहीं बनानी है, लेकिन बैसाखियों पे आपने बनाई तो चलाइए साहब आप। ये दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं आपके। योगेश जी जवाब देखिए, जो अभी मिलन जी ने कहा कि जांच का विषय है शराब माफियाओं से विधायक जी की क्या वो हुई है, तो निश्चित रूप से जांच का विषय जांच होना चाहिए कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो शराब के ठेकेदार हैं तो चुनाव के दौरान अब आप शांत रहिए। जांच से पहले वहां के कलेक्टर एसपी को नहीं हटाएंगे अधिकारियों को। जांच का विषय इसलिए जांच में रोड़ा आपने जांच की मांग करी है तो आप जवाब सुनने का मादा रखा करो। बीच में मादा तो बहुत है साहब, लेकिन सच को स्वीकार भी करिए। तिल मिलाने लगता जवाब तो सुन लिया करो, थोड़ा धैर्य धारण करिए। भाई जांच का विषय इसलिए है कि वो शराब माफिया चुनाव के दौरान वो शराब की इधर से उधर शिफ्टिंग कर रहे थे या तस्करी कर रहे थे, जिस पे हमारे माननीय विधायक जी ने आपत्ति उठाई है ना, और जिस पर पुलिस प्रशासन और उनकी मिली हुई भगत से, जो शराब माफियाओं की मिली हुई भगत से हमारे विधायक जी प्रताड़ित हुए। यही उनकी निश्चित रूप से उनकी भावनाओं को यही ठेस पहुंची होगी और यही कारण होगा कि वो आवेश में आ गए, एकदम से उत्तेजना में आकर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया और माननीय कमलनाथ जी के आश्वासन के बाद वो संतुष्ट होकर गए हैं। और दूसरी बात रही कि हम इनकी सरकार नहीं गिराने वाले, अभी मिलन जी ने बोला, कैलाश विजयवर्गीय बार बार बोलते हैं कि अगर हमको साहब का इशारा हो जाए तो 2 घंटे में 2 दिन में सरकार गिरा देंगे। एक तरफ तो इनके राष्ट्रीय महासचिव ऐसा बोलते हैं, दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि हम नहीं चाहते। और हमारी सरकार कोई बैसाखियों पे नहीं है, कोई लंगड़ी नहीं है। 114 हम हैं और 2 जो निर्दलीय हैं वो भी हमारे ही है। 116 का आंकड़ा हमारे पास है। अच्छा। बाकी जो 5 लोगों ने समर्थन दिया है वो बिना शर्त समर्थन दिया है। रही बात मंत्री बनने की जो अभिलाषा बीच बीच में विधायकों में उजागर होती है, तो निश्चित रूप से हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है और संविधान के अनुरूप चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार की अगर आवश्यकता होगी तो वो भी माननीय कमलनाथ जी करेंगे। चलिए योगेश जी, अभी हाँ, 23 मई तक 112 ही है। 23 मई तक 112 ही सदस्य संख्या है आपकी अभी तो। 114 है ना सर हमारे, अभी कहाँ से 112 है? बताइए आप कैसे 112 है? दीपक सक्सेना जी इस्तीफा दे चुके हैं। हाँ। और अध्यक्ष जो है वो आपके पार्टी का मेंबर नहीं गिना जाएगा, इस लिहाज से 112। हाँ, 2 सदस्य तो वो बहुमत में भी गिने जाएंगे, वो बहुमत के आंकड़े में भी गिने जाएंगे। आप ये भी क्लियर करिए, एक वोट ये भी क्लियर करिए कि बहुमत के आंकड़े में भी गिने जाएंगे। वो बीटो का वोट, वो तो बीटो का। आदरणीय राजन जी की बात से कमलनाथ जी विधानसभा के सदस्य नहीं है अभी तो। इस मामले में मैं आपसे सहमत हूँ। राजन जी, लेकिन ये देखिए मुसीबतें क्या कम होनी है अगर कम्युनिकेशन गैप खत्म नहीं हुआ, अगर विधायकों की जायज मांगे अगर नहीं मानी गई या बात नहीं सुनी गई, तो ये 23 मई जो का इंतजार हर कोई कर रहा है, निर्दलीय विधायक भी कर रहे हैं, रामबाई ठाकुर भी कर रही हैं, ये आगे आप क्या स्थितियां देख रहे हैं कांग्रेस सरकार के लिए? नहीं, देखिए जिस तरह का एक तो बड़ा संकीर्ण दायरा है, तो एक जरा सी चीज भी निकल के सामने आ जाती है। जब 165 146 विधायक आपके पास हो तो उसमें से 2-4-10 हट भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, डले पड़े भी रहे तो चलो ठीक है, नाराज भी है तो कोई बात हाँ चलता है, तो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन जब आप एकदम से नेक टू नेक की स्थिति में हो तो एक जरा सी चीज भी, मतलब किसी विधायक को खांसी आना भी वो थोड़ा सा आपके लिए एक अलर्ट पैदा करता है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की विधायक की नाराजगी आई है वो
कहीं भी कभी भी आ सकती है, बड़ा सीरियस मामला है। और अगर कांग्रेस इस तरह की स्थितियों को संभालने के लिए, जैसा योगेश जी कह रहे हैं कि मंत्रियों का एक समूह बनाया है, अब आज जब इस तरह की स्थिति निर्मित हुई तो वो मंत्री कहाँ थे, वो समूह कहाँ है? और दूसरी बात है कि योगेश जी बिल्कुल लेमैन की तरह बात कर रहे हैं कि क्या अरे आपके पास अब इस समय रिकॉर्ड होना चाहिए, डिटेल, जो हमारे पास भी हैं कुछ चीज़ें जो कि हमारे एडिशन से अखबार का आता है, तो वो वहाँ की कुछ नोटिंग है, हम लोगों को भी है, वो सरकार के नाते आपके पास होनी चाहिए थी कि वहाँ एक्चुअल हुआ क्या था, क्या हुआ। सही बात है। विधायक से जो टकराव हुआ है, और अगर कोई वहाँ पे असामाजिक तत्व था, इस तरह से कोई स्थिति निर्मित हुई है, बंधक बनाने की बात हुई, एसपी ने कहा कि पीछे से डिवाइस, तो आपके पास उसकी नोटिंग होनी चाहिए, आपको उस पर बात करनी चाहिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो कयास तो जैसा आम लोग लगा रहे हैं वैसा कांग्रेस पार्टी भी लगाए, तो ये थोड़ी सी बात समझ से परे है। पर यह संकट लगातार है और बना रहेगा भी। राम भाई का हम शुरू में देख ही रहे थे, हालांकि वो बसपा के विधायक है और उनका अपना कहना ना कहना जायज़ है, लेकिन अगर आपकी पार्टी के भीतर से ही चीज़ें अगर आवाज़ें निकलें, और वो भी जब आप बिल्कुल चुनाव के एंड पे मौके पे खड़े हुए हैं, एक सामान्य स्थिति में नहीं है, जब आपको कैंपेन चलाना है, प्रत्याशी तय करना है। अभी तो 20 सीटों पे प्रत्याशी भी नहीं सामने आए हैं। धार की जो लोकसभा सीट है वहाँ के लिए कांग्रेस का प्रत्याशी खुद तय नहीं हुआ, बीजेपी ने भी तय नहीं किया वहाँ पे, पर कांग्रेस का भी वहाँ पे तय नहीं हुआ है, और वहाँ पे इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो वो अच्छे संदेश नहीं है ये। बिल्कुल। आज विवेक तनखा ने भी एक बात बोली, आप कितने सीनियर लीडर हैं कि साहब किसान नाराज़ हैं सरकार से, कांग्रेस सरकार से नाराज़ हैं। अगर इस तरह की बातें आने लगेंगे, पिछले दिनों अजय दुबे जी आप ही की पार्टी के से जुड़े रहे, ठीक है, आईटी सेल उन्होंने देखी, अभी वो उस स्थिति में नहीं है, उतने क्लोज नहीं है कांग्रेस के, लेकिन वो कमलनाथ जी के लिए फेसबुक पे पता नहीं क्या क्या लिखते हैं कि साहब इतने घोटाले की तो आप बात करते थे, आप किसी घोटाले का आप जिक्र नहीं करते, नाम नहीं लेते, किसी घोटाले में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। यानी आप ही की पार्टी के भीतर से आपको नहीं लगता कि बगावत के स्वर फूटने लगे? नहीं साहब, हमारी पार्टी में सब एकजुट हैं और एकजुट होकर हम लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और विपक्षियों द्वारा फैलाया गया भ्रमजाल है, जो विधानसभा चुनाव में भी फैलाया गया था कि फलाने नेता की इतनी महत्वाकांक्षा है और ये सब एक नहीं है और इतने गुट हैं, और कोई गुट नहीं है, कांग्रेस का एक ही गुट है, राहुल गांधी का गुट। बस राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग लोकसभा में इस बार केंद्र में सरकार बनाएंगे। चलिए, अभी ये क्या विपक्ष चुनाव में बिजी है क्या मिलन जी? क्योंकि आप लोग भी इतने बड़े घटनाक्रम पर केवल प्रवक्ताओं से बात हुई फोन पर तो उन्होंने अपनी बात कह दी, लेकिन क्या बीजेपी इसको मुद्दा नहीं बना सकती कि आखिर चल क्या रहा है, वाकई इसकी जांच होनी चाहिए? देखिए, वहाँ क्षेत्रीय स्तर पर वाकई मुद्दा बना हुआ है, विपक्ष के नाते वहाँ हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से भूमिका शासन प्रशासन की होना चाहिए वो दुरुस्त नहीं है। देखिए, विपक्ष अपनी भूमिका निर्वहन कर रहा है, लगातार विरोध भी करता है, बात भी करता है। एसपी कलेक्टर सुरक्षित नहीं है, इसलिए नहीं है कि जब जिस कांग्रेस विधायक की इच्छा हो रही है वो उसका ट्रांसफर करवा दे रहे और आप लोग भी चुपचाप देख रहे हैं। कोई चुपचाप नहीं, दीपेश भाई ये लग रहा है कि ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। दीपेश भाई हमारे नेता ही हैं, सबसे पहले प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि किस प्रकार से तबादला नीति यहाँ भल फूल रही है, किस प्रकार से तबादला रोज शाम को, जब ये आचार संहिता लग गई अब तो बंद हो गया, मैं आचार संहिता लगने पर रोज रात में इंतजार होता था आज कौन सी सूची आने वाली है। देखिए, सभी भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाते हैं कि ये एजेंट हैं, ये कर्मचारी अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में फलीभूत होते थे, तो क्या उनको व्यवस्था से अलग कर दिया गया, क्या उनको घर बिठा दिया गया? देखिए, शासन प्रशासन में सबकी भूमिका अलग होती है। खुले तौर पर बोलिए ना कि हम लोग चंदा उगाई कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता अपने अधिकारियों को सेट कर रहे हैं, इसको बोलिए ना, चुनौती है, इसको स्वीकार भी करना चाहिए कांग्रेस को। देखिए, कांग्रेस पार्टी प्रशासन चला नहीं पा रही है, हर गुट के इनका इतने गुट हैं, दिग्विजय सिंह का अलग गुट है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग गुट है, अजय सिंह का अलग गुट है, सबने अपने गुट के मंत्री विधायक सेट किए हैं। कमलनाथ जी की कोई सुनता नहीं है, कमलनाथ जी से जुड़े हुए जो विधायक हैं, वो जो मंत्री बने हुए हैं वो उनकी सुनते हैं। आप अधिकृत अनाधिकृत की बात कर रहे थे, कुछ दिनों पहले कमलनाथ जी ने एक सूची जारी की थी कि मीडिया से सिर्फ ये मंत्री ही बात करेंगे, ये अधिकृत रहेंगे, बाकी कोई अनाधिकृत है। आज मंत्री मीडिया से बात नहीं कर पा रहे, विधायक मीडिया से बात नहीं कर पा रहे, ये क्या है? क्योंकि सच्चाई को छुपाना चाह रहे हैं, ये दबाना चाह रहे हैं। अभी चुनाव की बेला में जिस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होनी चाहिए, तो ये डरे हुए हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के नाराज नेताओं की तरफ ये देख रहे हैं कि ये हमारे पाले में आए तो चुनाव लड़ा दें। क्या इनके पास कार्यकर्ता नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए? ये रोज इनके नेता चक्कर काट रहे हैं कि भैया फला नेता भारतीय जनता पार्टी का नाराज हो जाए तो इसको हम प्रत्याशी बना दें। ये परिस्थिति निर्मित हो गई पार्टी की। देखिए, कौन जा रहा कौन नहीं जा रहा, अशोक अरगल नहीं, किसी की नाराजगी नहीं है दीपेश भाई। देखिए,
सारे नेताओं को जीवन प्रति इस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता से नेता बनाया। यदि कोई नेता पार्टी को छोड़कर राजनीति करना चाहता है, निजी स्वार्थों को आगे रखना चाहता है, तो ये स्वतः है, ये उसकी आजादी है उसके लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही है एकमात्र दल है जो कार्यकर्ता से नेता बनाती है। यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था है, यहाँ हर व्यक्ति, आज मैं भी चाहूं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बन सकता हूं, विकल्प है। आज अमित शाह जी के बाद उनका पुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा राहुल गांधी की तरह, अमित शाह के बाद कोई कार्यकर्ता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं बनेगा, कोई कार्यकर्ता ही बनेगा, ये तय है। लेकिन क्या राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का रॉबर्ट वाड्रा का उनके बच्चे, उसके बाद सीताराम केसरी बने, नरसिम्हा राव बने, गांधी परिवार में नरसिम्हा राव का शव आपने अपने कार्यालय में नहीं रखा, सड़क पर रखा रहा है, तो स्वीकार करिए। अध्यक्ष हुए अभी देश के इतिहास में दीपेश भाई आज तक ऐसा काला अध्याय नहीं लिखा गया हो कि देश के प्रधानमंत्री का शव सड़क पर रखा रहा हो। ये सोनिया गांधी जी जिन्होंने कांग्रेस कार्यालय में शव को नहीं रखने दिया, सम्मान आपने शव को नहीं दे पाए, एक प्रधानमंत्री की स्थिति कर दी आपने। योगेश भाई शर्म होनी चाहिए इस दल में, देश के प्रधानमंत्री की ये स्थिति पैदा करी आपने। गुटबाजी में आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं आगे। नरोत्तम मिश्रा का गुट देख लो आप, है ना, शिवराज जी का गुट देख लो, कांग्रेस में गुटबाजी आप मान किया उनका, आपने उनकी मृत्यु अरे कोई अपमान नहीं किया, उनके शव को कार्यालय में नहीं रखा। ये राजन जी भाई से बैठे पूछ रहे, दीपेश भाई बैठे हैं, क्या दुर्गति करी देश में उन्होंने, देश के प्रधानमंत्री के साथ, देश में अल्पमत सबसे सोनिया गांधी राहुल गांधी का पता जानते हैं, उनकी जीवनी कर सकते हैं, बाकी किसी कार्यकर्ता का सम्मान नहीं कर सकते। जो राष्ट्रीय नेताओं की, तो आपके यहाँ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा, अडवाणी जी आज हाशिए में, 91 साल हो गए उनको, आज 91 साल, 85 साल के जोशी, बाबूलाल गौर हाशिए में है। नेताओं की देखिए, आपके शिवराज सिंह चौहान तो नहीं हुए बुड्ढे, उनको आज क्या बना दिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री बना दिया। आपकी जानकारी अधूरी है, आपकी कार्यालय मंत्री बना दिया, चौकीदार राहुल गांधी का दल नहीं है, 420 वाली चलेगी, बिठा दिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चलेगा, शिवराज सिंह चौहान को कार्यालय मंत्री बना दिया है। भ्रष्टाचार की बात करते हो आप लोग, शर्म आना चाहिए। भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना के छोड़ा आपने मध्य प्रदेश को। ये जमीन घोटाले करने वाली पार्टी के नेता तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2 व्हीलर और बीड़ी सिगरेट मांग के पिया करते थे ना, वो आज 4 व्हीलर में चल रहा है। इतना यही विकास है। चलिए राजन जी, क्लास इतना भ्रष्टाचार किया आपने, और बात करते हैं जेल में डालिए, कब कार्रवाई होगी इसी कार्यकाल में। सोनिया जी जाने वाली है जेल, राहुल जी, अरे ये रॉबर्ट वाड्रा आपके दामाद को चक्कर काट रहे हैं, पिछले 2013 से यही बोलते आ रहे हैं, जीजा जी पे कार्रवाई होगी, फलाना जेल जा गया क्या एक भी? कमलनाथ जी से बात करिए, सीना ठोक के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज उनको चोर बोलते हैं, वो बोलते हैं चौकीदार, जनता बोलती है चोर। ये शराब व्यापारी से लड़ाई करना बंद करिए। भोपाल आइए, भोपाल ईमानदारी बाकी कार्रवाई करके दिखाए राहुल गांधी के ऊपर। भोपाल आइए, भोपाल चलिए यहाँ की बात करिए। सुनने का माध्यम भी रखा करिए। 420 भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सुनो मैं बता रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अमित शाह, नोटबंदी में एक दिन में 715 करोड़ रुपए जमा होते हैं। नोटबंदी अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। ठीक है, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार केंद्र में आएगी और अमित शाह जी पीछे जाएंगे। जज लोया हत्याकांड किसी से छुपा नहीं है। अमित शाह को सजा होने वाली है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को सजा जो जज देने वाला था उसको मार दिया जाता है सरेआम, और आप लोग चलिए उस मुद्दे पे बहुत हो गई बहस। राजन जी, एक लास्ट कमेंट आपका, फिर मध्य प्रदेश की हम थोड़ी सियासत की बात कर लें कि ये जो घटनाक्रम हुआ, ऐसा कहें कि शांत पड़े तालाब में पत्थर की तरह पूरा भूचाल जैसा ये माहौल हुआ। हालांकि कांग्रेस ने भले किरकिरी कराते हुए थोड़ा इसको डैमेज कंट्रोल कर लिया, समेट लिया, लेकिन जो सवाल इससे उठ खड़े हुए हैं, क्या जवाब खत्म नहीं हुआ? अच्छा, खत्म हुआ है, और जो सवाल है उसका कोई जवाब भी नहीं है। और ये चीजें सब जगह खदबदा रही हैं, और वो कई तरह की चीजें हैं, और उसमें जो टकराव है वो कार्यकर्ताओं के बीच भी इसी तरह की स्थितियां हैं। और मंत्रिमंडल को लेकर जो विवाद सामने आए थे वो अपने आप में आज भी अनसुलझे। कोई केपी सिंह को मंत्री बना नहीं दिया गया, ऐदल सिंह कंसाना कोई मंत्री बना नहीं दिया गया, सेरा भी मंत्री बनना चाहते थे, हीरालाल अलावा भी मंत्री बनना चाहते थे, और वो मंत्री बन नहीं पाए। फिर बाद में लोकसभा के टिकट के लिए भी वो दावेदारी कर रहे थे, वो भी नहीं हुआ है।
तो ना तो ये शुरुआत है ना अंत है। शुरुआत तो जिस दिन सरकार का गठन हुआ और मंत्रियों की सूची आई थी उसके बाद से ही हो गया था। खैर ये इस तरह की चीजें पार्टी के भीतर होती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जो पांचीला मेला वाला मामला है वो बड़ा थोड़ा गंभीर है, क्योंकि वो पब्लिक से जुड़ा इशू है कि पब्लिक के बीच में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरह की चीजें और जगह भी हुई तो फिर हालात बिगड़ेंगे और ये सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होगा फिर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजन जी आपका, मिलन जी आपका और योगेश जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के इस 8 घंटे के प्रकरण ने यूं कहें कि कांग्रेस की थोड़ी सांसें, इस कांग्रेस सरकार की सांसें ऊपर नीचे ज़रूर कर दी थी, लेकिन आखिरकार मामला अभी तो यूं कहें कि फौरन से पेशतर तो संभाल लिया गया है, लेकिन ये शांति ज़्यादा दिन की नहीं होगी अगर इसी तरह से विधायकों से कम्युनिकेशन गैप बना रहा, या फिर कब तक आप अफसरों के ट्रांसफ़र करते रहेंगे, कब तक एसपी और कलेक्टर को हर चीज़ के लिए आप दोषी बताकर उनका ट्रांसफ़र करते रहेंगे। ये स्थितियां नहीं है। मुख्यमंत्री कमलनाथ को वो प्रशासनिक कसावट लानी होगी ताकि आप केवल ये आरोप न लगाते रहें कि आज भी बीजेपी के एजेंट अफसर बने हुए। ये अब तर्क आपका चल नहीं पाएगा, क्योंकि 80-90 दिन की सरकार बहुत होती है। अब आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, आपको वो कमान कसनी होगी, वरना फिर सवाल जनता आपसे ही पूछेगी, क्योंकि चुनाव लड़ने अफसर नहीं गए थे, चुनाव लड़ने आप लोग गए थे। अगर आप में उतनी कार्यक्षमता नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, तो फिर आपको सत्ता में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो आज की हमारी मुद्दे की बात में इतना ही। आप देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।